Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. 5 Star, ब्रांड कोई भी हो, रोस्टेड तो 5 स्टार ही है. रूबरू मारुति शोरूम, महबूब-नगर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है. आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं डॉक्टर मोहम्मद मेराज आज आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी. ये है मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, यानी रोज़े के तिब्बी फ़वाइद. क्योंकि आजकल लोग बड़े परेशान हैं, शुगर पेशेंट्स, बीपी के पेशेंट्स, थायराइड के पेशेंट्स, सब लोग आके पूछते हैं कि हम रोज़ा रखें या ना रखें. तो आप सब के लिए ये एक नायाब तोहफ़ा होगा कि अगर मैं आपके सामने ना बताऊं तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी. जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओ, इस हदीस पर हम मबनी हैं आज का ये टॉपिक कि मेडिकल साइंस और साइंटिस्ट पिछले 20 से 25 सालों में रोज़े के तिब्बी फ़वाइद ढूंढते रहे और ख़रीब मेरी नज़र में 15 ऐसे इसके फ़वाइद नज़र आए हैं कि अगर आपके सामने पेश करूं तो आप लोग भी बड़े ही इत्मीनान से रोज़ा रख पाएंगे. साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट या डॉक्टर्स बड़ी शान से ये कहते हैं कि हमने एक बेहतरीन चीज़ तहक़ीक़ की है, इंटरमिटेंट फास्टिंग. या वो लोग कहते हैं कि साल में, महीने में 3 दिन रोज़े रखना सेहत के लिए बहुत मुफीद है, जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दिया था कि बैस के रोज़े यानी चाँद की 13, 14 और 15 के रोज़े रखने से इंसान की सेहत बेहतर रहती है. आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि पहला फ़ायदा रोज़ा रखने का वो ये है कि इसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन, उसे टॉक्सिन कहते हैं ज़हर को, और डिटॉक्सिन कहते हैं ज़हर के निकलने को. रोज़ा आपको डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है. नॉर्मली रोज़ाना हम जिस तरह का तेल इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के खाने खाते हैं, हमारे जिस्म में जहरीले मादे पैदा होते हैं और इन जहरीले मादों को ख़ारिज करने के लिए रोज़ा एक बेहतरीन ज़रिया है. आप देखिए, शराबी लोग हों या जो शराब नहीं पीते वो लोग शुगर का इस्तेमाल करते हों, जो मीठा ज़्यादा नहीं खाते वो लोग तेल का इस्तेमाल करते होंगे. तो ये तमाम जहरीले मादे होते हैं जो हमारे लिवर में जमा हो जाते हैं, और रोज़ा पसीने के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए और मोशंस के ज़रिए इन जहरीले मादों को जिस्म से ख़ारिज करता है. ये जहरीले मादे लिवर में जमा होकर कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होते हैं. और आजकल काफ़ी मुसलमानों को मैं देख रहा हूँ, काफ़ी पेशेंट्स हमने देखे हैं, गैर मुस्लिम भी हमने देखे हैं. हर कोई आकर हमारे सामने एक रिपोर्ट पेश करता है जिस पर मेंशन होता है फैटी लीवर. और ये फैटी लीवर वही है जो अल्कोहल के ज़रिए या शुगर के ज़रिए या चिकनी जंक फूड्स के ज़रिए हमारे लीवर में जमा हो रहा है. तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो फैटी लीवर के पेशेंट्स, याद रखिए, जिनको अल्कोहल की आदत है, जिसे अल्कोहलिक फैटी लीवर है, उनके लिए ये ख़तरनाक चीज़ है. जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है उनके लिए ख़तरनाक चीज़ नहीं है. वो रोज़ा रखें और रोज़ा रखने से उनका जो फैटी लीवर है वो नॉर्मल लीवर में तब्दील हो जाएगा. अल्कोहल जो लेते हैं, जिनको सिगरेट की आदत है, अल्कोहल की आदत है, उनमें भी ये रोज़ा काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है. जैसे उनमें एक तरह की क़ुव्वत पैदा होती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा होती है इस आदत से लड़ने की कि हम अल्कोहल को छोड़ दें या फिर सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ दें या पान या जर्दे को छोड़ दें. तो जो अल्कोहल से और सिगरेट स्मोकिंग से ये फैटी लीवर के मामले पैदा हो रहे हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन में रोज़ा मदद करता है. उन तमाम टॉक्सिन्स को अपने लीवर से ख़ारिज करता है. दूसरा मैं बता दूँ, इट मेंटेन्स द नॉर्मल फ्लोरा. नॉर्मल फ्लोरा उसे कहते हैं जैसे हमारे आंतों में
कुछ फ़ायदेमंद जरासीम भी हैं जो हमारे हाजमे में मदद करते हैं और जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे अक्सर लोग मोशंस आने पर स्पोरलैक टैबलेट या स्पोरलैक का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ये स्पोरलैक कुछ नहीं बल्कि एक तरह के जरासीम हैं जो हमारे आंतों में पाए जाते हैं, और ये जरासीम हमारे एब्जॉर्प्शन को, डाइजेशन को, मोशन को नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आने के लिए मदद करते हैं। अब जैसे कोई बाहर का कोई मक्खी किसी खाने पे बैठ गई और हम वो खाना खा लिए, जिससे बाहर का जरासीम हमारे जिस्म में चला गया और वो जरासीम हमारे नॉर्मल फ्लोरा या नॉर्मल जरासीम को ख़त्म कर देता है, जिससे हमें लूज़ मोशंस होते हैं। तो जो रोज़ा हम रखते हैं, इन रोज़ों के दरमियान जो हमारे नॉर्मल अच्छे वाले जरासीम हैं आंतों में, वो डेवलप होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ज़्यादा बनते हैं, जिससे हमारा मैदे की ख़राबी से हम बच सकते हैं। इंडाइजेशन दूर होता है, पेरिस्टालसिस बनता है, बढ़ जाता है। पेरिस्टालसिस उसे कहते हैं अंतड़ियों में मूवमेंट होना। जितना आपकी आंतों में मूवमेंट होगा उतना आपका मोशन नॉर्मल होगा। तीसरा फ़ायदा ये है जिसे हम इम्यूनिटी डेवलप होना कहते हैं। रोज़ा एक बेहतरीन तरीक़ा है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा जिस्म एक मदाफ़ियती अमल पर चल रहा है, यानी इम्यूनिटी के लेवल पे चल रहा है। रोज़ा हमें बीमारियों से बचाता है, और कैसे बचाता है कि रोज़ा में हमारे WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। रोज़ा, क्योंकि रोज़े के दरमियान हमारे पेट में कुछ नहीं जाता, हमारे आंतों में कुछ नहीं जाता और आंतें साफ़ होने लगती हैं, तो वहाँ पर एक फ्लूइड होता है म्यूकोज़ा जो ज़्यादा रिलीज़ होता है। वहाँ पे कुछ फ्लूइड है, म्यूकोज़ल फ्लूइड, वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स हर बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अगर किसी को बीमारी पहले से हो भी तो रोज़ा उसके हीलिंग प्रोसेस में उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। चौथा फ़ायदा अगर मैं बताऊं तो रोज़ा एंटी एलर्जी की तरह भी काम करेगा। वो इस तरह से कि हम आजकल हर इंसान किसी न किसी एलर्जी में मुब्तला है। किसी को छींक ज़्यादा आते हैं, किसी को सांस की प्रॉब्लम, किसी को ख़ारिश, या किसी को कुछ इस तरह की एलर्जी। कुछ खा जाने के बाद, चिकन लेने के बाद, फ़िश लेने के बाद, अंबाड़े की भाजी, गंवार की फल्ली, बैंगन, इन तमाम चीज़ें खाने के बाद भी लोगों को ख़ारिश और ददोड़े जिस्म पे पाए जाते हैं या खुजली पैदा होती है। तो इसमें भी रोज़ा बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि रोज़े के दरमियान एक हार्मोन ऐसा है जो हमें एलर्जी से बचाता है, वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, और उसे हम कहते हैं कॉर्टिज़ोल। कॉर्टिज़ोल हार्मोन बिलखुसूस एलर्जी को दूर करता है। इसके साथ एंटीहिस्टामीन बॉडी में पाए जाते हैं रोज़े के दरमियान खाली पेट रहने से, वो भी हमें एलर्जी से, हर किस्म की एलर्जी से महफूज रखते हैं। एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स वही हैं जो आजकल आप लोग लेते हैं, एविल टैबलेट हो, सिट्रजिन टैबलेट हो। कॉर्टिज़ोल वही है जो आप लोग टैबलेट आजकल लेते हैं कॉमनली, जो डेक्सोना, प्रेडनिसोलोन, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन पे इस तरह के टैबलेट्स ना लें। और बेहतर है रोज़ा रखें, और रोज़े में आप ज़रूर देखेंगे कि कॉर्टिज़ोल ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से, एंटीहिस्टामिनिक ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से आप अपनी तमाम किस्म की एलर्जी से बचे रहेंगे। ब्लड शुगर रेगुलेशन, ये भी रोज़े का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंसानी जिस्म एक शुगर के रेगुलेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे एक प्रोसेस है जिसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, जिसमें ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में जमा हुआ, जो हम खाते हैं ग्लूकोज, वो ग्लाइकोजन में तब्दील होता है और हमारे मसल्स में जाकर बैठ जाता है। और जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम ये परेशान हैं कि सुबह में खा के हम दिन भर कैसे इस रोज़े को निभा पा रहे हैं। वो इस तरह से कि जो मसल्स में हमारे ग्लाइकोजन जमा हो गया वो वहाँ से निकलेगा, ग्लाइसिरॉल बनेगा, ग्लाइसिरॉल ग्लूकोज में तब्दील होगा, ग्लूकोज हमारे बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ाएगा। जब भी इंसान का शुगर लेवल कम होता है, हमारे मसल से ग्लाइकोजन निकलता है, ग्लूकोज में तब्दील होता है, और फिर हमको थोड़ी सी क़ुव्वत मिलती है। शुगर पेशेंट्स अगर रोज़ा रखते हैं तो ये उनके लिए बेहतरीन फ़ायदा साबित होगा कि शुगर
होने के दरमियान भी अगर वो रोज़ा रख रहे हैं, जो उनकी एक्सेस शुगर उनके मसल्स में जमा हुई है ग्लाइकोजन के तौर पे, वो वहाँ से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और उनकी शुगर यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाएगी बॉडी में। अब आप देखेंगे, अगर आप इफ़्तार में, याद रखिए, इफ़्तार में जहरीले मादे जमा होने से बचें। जैसे आप तरबूज भी उसी वक्त खा रहे हैं जो पानी है, और तेल में तली हुई लवाजिमात भी उसी वक्त खा रहे हैं जो आपके लिए जहरीले हैं। ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ खा रहे हैं आप, तो नॉर्मली तेल और साबुन जिस तरह से नालियों को ब्लॉक करता है घर के किचन के, उसी तरह से ये तेल और इस तरह के फ्रूट्स आपके जिस्म के रगों को ब्लॉक करेंगे। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ये तेल और ये फ्रूट्स का पानी या फिर आपके जो शरबतें होते हैं, ये शुगर का पानी, ये तमाम चीज़ें मिक्स होकर एक सोप वाटर जैसे बन जाते हैं, साबुन के पानी की तरह। और ये साबुन का पानी आपके रगों को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको हार्ट की बीमारियां या कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। आप बिल्कुल खाएं, लेकिन इफ्तार में आप खजूर और फ्रूट्स रखें, मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, कुछ देर रेस्ट कर लें, उसके बाद आप जो तेल की चीज़ें वगैरह खाना चाहते हैं वो खाएं। ये दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ खाएंगे, ध्यान में रखिए, मैं हर साल कहता आया हूँ, इस साल भी कह रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपके लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होंगी। तेल के जो भी आइटम्स हैं, चाहे आप वो भजिए खा रहे हों या दही बड़े खा रहे हों, हरीस खा रहे हों, कुछ भी खा रहे हों, ये आप फ्रूट्स के साथ ना मिलाएं। फ्रूट्स को अलग रखें, तेल के आइटम्स को अलग रखें। इफ्तार में फ्रूट्स खा लें आप, फिर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के 10-15 मिनट बाद आप तेल के आइटम्स खाएं। अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। यूरोप में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक न्यूट्रिशनल फास्टिंग होती है यूरोप में, और न्यूट्रिशनल फास्टिंग में दिन भर में क्या दिया जाता है? दिन भर में उनको दिया जाता है खीरा या ककड़ी, चुकंदर जिसे हम बीटरूट कहते हैं, कैरेट, जिंजर या जाम, ये तमाम चीज़ें उनको यूरोप में न्यूट्रिशनल फास्टिंग में दिया जाता है। दिन भर उनको यही खाना है, फिर रात में उनको नॉर्मल फूड दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें जब यूरोप जैसे कंट्रीज़ अपना रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में हम अभी भी इन तेल की चीज़ों पर ही डिपेंड रहते हैं। ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप इन सब चीज़ों से बचें। अगली चीज़ ये कि बीपी को कंट्रोल करता है। और बीपी को कैसे कंट्रोल कर रहा है? देखिए, पानी, हम दिन भर पानी पीते हैं और वो पानी हमारे रगों में जाता है, और ये पानी हमारे खून के दौरान वॉल्यूम में भी इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारा बीपी बढ़ जाता है। अब दिन भर आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो जाहिर बात है जो रगों का पानी है, जो आपके खून में पानी पाया जाता है, वो बॉडी यूटिलाइज़ कर रही है और आपका बीपी थोड़ा सा लो हो रहा है। इससे हटके पेशाब हमारा, उससे हमारे सोडियम और क्लोराइड पेशाब के ज़रिए निकल जाते हैं। अब जाहिर बात है जब सोडियम पेशाब से निकल जाएगा तो आपका बीपी काफ़ी नॉर्मल लेवल पे आ सकता है। दूसरी चीज़, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम हार्ट डिसीज़ेस। जैसे नॉर्मली आज आप चेक करें, या कई पेशेंट्स हमारे पास कोलेस्ट्रॉल चेक करवा के आते हैं, लिपिड प्रोफाइल, उसमें 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। एक है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा है LDL और VLDL, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दोनों आपके लिए बेहद नुकसानदेह। जब भी ये बढ़ जाते हैं तो आपको हार्ट डिसीज़ होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मोमेंट में जब आप रोज़ा रखते हैं, तो आपकी बॉडी, जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में मौजूद है, चाहे वो खून में हो, चाहे वो आपके ऑर्गन्स में हो, चाहे लिवर में हो, आपकी बॉडी उस कोलेस्ट्रॉल को शुगर में तब्दील करती है, आपको क़ुव्वत देती है और आप दिन भर रोज़ा रख सकते हैं। यहाँ पे आपके बैड कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पे आता है। और रही बात HDL की, नॉर्मली HDL ज़्यादा होना चाहिए, LDL VLDL कम होना चाहिए। अब आपका HDL कैसे बढ़े? देखिए, HDL किसी खाने पीने की चीज़ों से नहीं बढ़ता। HDL बढ़ता है एक्सरसाइज से, वॉकिंग से, हमारे बॉडी के मूवमेंट से। और अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन चीज़ बनाई कि दिन भर हम फास्टिंग करके VLDL और LDL को कम करते हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और तरावी पढ़कर हम अपने HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें खिलाया पिलाया इफ़्तार में, और उसके इफ़्तार के बाद के खाने में फिर अल्लाह ताला ने हमें तरावी रखी, जिससे हमारी बॉडी को एक्सरसाइज मिलेगी, और एक्सरसाइज से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा।
पेशेंट्स में आप गौर करें कि हार्ट पेशेंट्स को कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कंजस्टिव कार्डियक फेलुअर है और लेफ़्ट हार्ट फेलुअर है, किडनी की बीमारियां हैं, किडनी फेलुअर। इनमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि पानी का इस्तेमाल कम करें ताकि आपके हार्ट पे भी प्रेशर ना पड़े और किडनी पे भी प्रेशर ना पड़े। लेकिन इससे हट के यूरोप में आप देखेंगे वाटर फास्टिंग करवाया जाता है, जो कि काफ़ी डेंजरस है। लिहाजा वाटर फास्टिंग से बेहतर है रोज़ा रखा जाए, और रोज़े में आपका पानी आप सहर में ले लेते हैं और इफ्तार में ले लेते हैं, तो ये रोज़े का पानी जो है बॉडी में एक हार्मोन को कम करता है जिससे एल्डोस्टेरोन। रोज़े में हम सुबह में पानी पी लेते हैं, तो दिन भर हम रोज़ा रखते हैं, तो एक केमिकल है जिसे एल्डोस्टेरोन कहा जाता है, वो रोज़े में कम हो जाता है। अगर ये बढ़ जाता है एल्डोस्टेरोन तो हमको पेशाब ज़्यादा आएगा, तो रोज़े में ये एल्डोस्टेरोन थोड़ा सा कम हो जाता है और फिर इंसान को वाटर सॉल्ट सीक्रेशन बढ़ेगा, और जिसे हम नॉर्मली डायूरेसिस कहते हैं। बेहतर है इंसान न्यूट्रिशनल फास्टिंग करे, वाटर फास्टिंग ना करे। इससे हट के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे हमारे लवाज़िमात जो होते हैं, मसालेदार ग़िज़ाएँ वग़ैरह, ये हमारे जो आते हैं और पेट का जो लेयर है इस पर जमा हो जाता है, और हमारे जो सिक्रीशंस हैं, नॉर्मल सिक्रीशंस, इसको ये डिस्टर्ब करता है। एसिड ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा क्योंकि वो एसिडिक नेचर है, उसमें तेज़ाबियत है, वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगी जिससे हमारे सीने में जलन वगैरह महसूस होती है। लेकिन रोज़े में इसकी खासियत ये है कि ये जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन कम हो जाते हैं, और जिस्म के आंतों के पेरिस्टाल्सिस, जैसे मैंने बताया पेरिस्टाल्सिस कहते हैं आंतों के मूवमेंट को, वो मूवमेंट बढ़ जाते हैं जिससे मोशंस नॉर्मल हो जाते हैं इंसान के, जिनको कब्ज़ की भी शिकायत हो। एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे से भी रोज़ा बचाता है। वो इस तरह से कि एक हार्मोन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जो 28 साल के बाद रिलीज़ नहीं होता। अक्सर 28 साल के बाद इसका जो लेवल है वो कम हो जाता है बॉडी में, इसीलिए 28 साल के बाद लोग ज़्यादा बढ़ते नहीं, 28 साल तक ही बढ़ते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन रोज़े के वक्त थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होता है 28 साल के बाद भी, और ये हमारी जवानी को मेंटेन करने में मदद करता है। इससे हटके कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन या औरतों में एंड्रोजन्स भी कहा जाता है, और ये एंड्रोजन्स हमारी जवानी को बरकरार रखते हैं, हमें बूढ़ा होने से बचाते हैं, बूढ़े होने की बीमारियों से बचाते हैं। रोज़ा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट उसे कहते हैं जो हमारे बॉडी में सूजन है, दर्द है, उसको कम करने की दवा। तो रोज़ा इसकी दवा की तरह भी काम करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कॉर्टिज़ोल कहते हैं, और ये कॉर्टिज़ोल हार्मोन एंटी एलर्जिक होते हुए एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉर्टिज़ोल होता है जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। जैसे आप देखे होंगे कि आपको मार लगता है कभी, वो जगह सूज जाती है, और दूसरे दिन आप देखें तो वो सूजन खुद ब खुद कम हो जाती है, और ये कॉर्टिज़ोल की वजह से ही वो चीज़ होती है। तो आपको रोज़े में ये कॉर्टिज़ोल ज़्यादा रिलीज़ होगा। जिनको पैरों में वर्म की शिकायत है, सूजन की शिकायत है, या जिनको आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स पेन हो, घुटने के दर्द हो, टखने के दर्द हो, ये दर्द भी ये कॉर्टिज़ोल कम करता है। याद रखें कि शुरुआत के रोज़ों पे शुरू के 10 दिन आपके दर्द बढ़ जाएंगे, बीच के 10 दिन में आपके दर्द में फ़र्क होना शुरू हो जाएगा, कमी होना शुरू हो जाएगी, और आखिरी के रोज़ों में आपका दर्द पूरी तरह से चला जाएगा। दिमागी क़ुव्वत भी रोज़े में बढ़ जाती है, सोचने की सलाहियत रोज़े में बढ़ जाती है। लोगों का डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी, ख़ुसूसी सर में दर्द होना, जैसे लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, ये तमाम चीज़ें रोज़ों में ख़त्म हो जाती हैं। और वो इसलिए क्योंकि रोज़ा फिर से 2 हार्मोन और रिलीज़ करवाता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं और एंडोर्फिन्स कहते हैं। सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स बंदे को खुश रहने में मदद करता है। इंसान खुश रहता है जिसकी वजह से उनको घबराहट की शिकायतें नहीं होती। खामोश रहना, डिप्रेशन, हमेशा सोच में रहना, ये बीमारियां भी नहीं होंगी। और ख़ुसूसी आप गौर करें कि जितने एंग्जाइटी पेशेंट्स होते हैं उनको रमज़ान में कुछ होता ही नहीं, वो लोग खुश रहते हैं। तमाम डिप्रेसिव पेशेंट्स भी रमज़ान में खुश रहते हैं। इससे हटके इट रेगुलराइजेस द स्लीप पैटर्न, यानी जो बंदे रातों में देर से सो रहे हैं या फिर नींद नहीं आती उनको बराबर, वो लोग भी रमज़ान में डिसिप्लिन सीख जाते हैं और उनको नींद अच्छी तरह से आती है। लेकिन इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं कि आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें।
नींद बराबर करें रमज़ान में। अगर आपको नॉर्मलाइज होना है, अपनी जवानी मेंटेन करना है, जल्द से जल्द बूढ़े ना होना हो, या बीमारियां आपको अटैक ना करनी हो, बचना हो उससे, तो आप एक तो नींद टाइम पे करें, दूसरा ये जो तेल की चीज़ें और लवाजिमात हैं इनसे आप बचे रहें। जितना आप कम खाएंगे रमज़ान में उतना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, ज़्यादा खाने से शहर में ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होता है, ज़्यादा इंसुलिन जल्द से जल्द आपका खाना हजमा कर देता है और फिर आपको 12-1 बजे भूख लगना शुरू हो जाती है, 4 बजे तक आप बेचैन हो जाते हैं। इसलिए लिहाजा आप शहर में कम खाएं। याद रखें, कम खाने से इंसुलिन भी कम रिलीज़ होगा। जितना प्रेशर आप पेट पे कम डालेंगे उतना इंसुलिन भी कम रिलीज़ होगा। खाना जो आप खाते हैं वो धीरे धीरे आपका हाजमा होगा। शाम में 5-6 बजे आपको भूख लगेगी। ये तो नॉर्मल है कि 12 घंटे के बाद किसी भी इंसान को भूख लगती है। 5-6 बजे के बाद आपको भूख महसूस होगी, लेकिन आप बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर वही भूख आपको 12-1 बजे से लगना शुरू हो जाए तो आपको शाम तक बर्दाश्त करना मुश्किल है। आप रात का डिनर कर लें, चाहे आप रोटी खाएं, चावल खाएं, जो भी खाएं, लेकिन शहर में आप अपने खाने की मकदार को लिमिटेड रखें, कम रखें। आप 2-3 रोटियां भी खा रहे हैं, आप चावल भी खा रहे हैं, रोज़ा बड़ा है, मेरे को ज़्यादा खाना पड़ेगा, ये गलत है। जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतनी ज़्यादा आपको भूख लगेगी। नशे की बीमारी जिनको होती है, नशा लेने वाले लोग भी अपनी रोज़े में सेल्फ़ कंट्रोल अपना लेते हैं। आप गौर किए होंगे, अल्कोहलिक्स जो भी शराबियाँ होते हैं वो नॉर्मल लेवल पे, अगर नॉर्मल दिनों में अगर शराब नहीं पीते तो बड़े बेचैन हो जाते हैं। वही अगर पूरा रमज़ान शराब नहीं पीते लेकिन बेचैन नहीं होते, तो ये सेल्फ़ कंट्रोल भी रोज़े में पैदा हो जाता है। तीसरी चीज़, टेस्ट में इम्प्रूवमेंट। देखिए, जब डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, रोज़ा हम रखते हैं, तो आप गौर किए होंगे कि ज़बान हमारी रफ़ हो जाती है, काफ़ी रफ़ हो जाती है और कांटे कांटे ज़बान पे आ जाते हैं। और ये कांटेदार ज़बान हमारे ज़बान के जो पोर्स बंद हो चुके हैं, सुराखें बंद हो चुकी हैं, उनको ओपन करता है। और ये ओपन करने की वजह से हमारा टेस्ट इम्प्रूव होता है, जो ज़बान का हमारा टेस्ट चला गया है। इसीलिए रमज़ान में जो आप हरीस खाते होंगे और नॉर्मल दिनों में जो आप हरीस खाते होंगे, दोनों का टेस्ट बनाने वाला तो एक ही रहता है, लेकिन हमको टेस्ट डिफरेंट महसूस होता है। रमज़ान में और अच्छा लगता है क्योंकि हमारी ज़बान रफ़ होती है, टेस्ट बड्स ओपन हो जाते हैं, इसीलिए अच्छा लगता है। तो ये भी आपकी एक बीमारी का हल है। जिन्हें भी अल्सर्स की शिकायत हो, माउथ अल्सर्स की, जिन्हें मज़ा ना आता हो, जिन्हें गाढ़ा थूक पैदा होता हो, ऐसे लोगों में रोज़ा एक बेहतरीन ज़रिया है। वज़न को कम करने का तरीक़ा बेहतरीन है रोज़ा, लेकिन शर्त यही है कि आप अपने खाने पर कंट्रोल करें। ध्यान रहे कि वज़न बढ़ने की 2 चीज़ें हैं, एक चावल का ज़्यादा इस्तेमाल, दूसरा शक्कर या मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल। गोश्त, अंडा ये वज़न को ज़्यादा नहीं बढ़ाता अगर आप ज़्यादा लेवल में नहीं खा रहे हैं। अगर आप 1-2 पीस रोज़ के खा रहे हैं तो इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर चावल का इस्तेमाल ज़्यादा है, शुगर और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो आपका वेट ज़रूर बढ़ सकता है। तो रोज़ा एक बेहतरीन तरीक़ा है आपको वेट लॉस करने के लिए, लेकिन शर्त यही है कि अपने खाने पर आप कंट्रोल करें। सुबह सहर में सिर्फ रोटी का इस्तेमाल करें, रात में थोड़ा सा चावल ले लें, फ्रूट्स आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, बाहर के आइटम्स आप ना लें। इससे हटके गम्स और टीथ भी जो हैं हमारे, जिन्हें दांतों की बीमारियां हैं, पायूरिया जिसको कहते हैं, पस जमा हो जाना, ये भी रोज़े में काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारा ओरल म्यूकोज़ा यानी अंदर का जो हिस्सा है मुंह का, ये काफ़ी रफ़ हो जाता है और ये रफ़ होने की वजह से रगड़न पैदा होती है और जो फ्लूइड आपके गम्स में जमा हुआ पस वगैरह है या केमिकल्स हैं, वो भी आपके मुंह से निकलने लगते हैं। और क्योंकि बार बार आप वज़ू करते हैं, अपने माउथ को फ्रेश रखते हैं, तो ये भी रोज़े में काफ़ी फ़ायदेमंद है कि आपको टूथ और गम्स की बीमारियां नहीं होंगी। इससे हटके एक मोटिवेशन पैदा करता है ना रोज़ा। और किस तरह का मोटिवेशन? बंदा दिन भर रोज़ा रख रहा है और शाम में जाकर 20 रकात तरावी भी पढ़ रहा है, थक नहीं रहा, दिन में अपना काम भी कर रहा है, थक नहीं रहा। ये एक मोटिवेशन हमारी थकावट को दूर करता है रोज़ा। ध्यान रहे कि हमारे जिस्म में रोज़ाना 120 मिलियन सेल्स मरते हैं और 120 मिलियन सेल्स नए बनते हैं, और ये रोज़ाना ये हमारा अमाल, हमारे बॉडी का जो निज़ाम है, ये जारी रहता है। तो इसी वजह से बंदा जो सेल्स बीमार हो गए वो मर जाते हैं रोज़े में, और जो
नए सेल्स पैदा होते हैं वो हमें मोटिवेशन और थकावट से बचाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ज़िंदा रहें, दौड़े भागे या एक्टिविटी में, हर किस्म की एक्टिविटी में हम शामिल रहें। लंग्स के ऊपर रोज़े का क्या असर है कि जो हम पल्यूटेड एयर आज सूंघ रहे हैं, ट्रैफिक में जो जिस तरह की धुआं वगैरह जो पोल्यूशन हमारे नाक के ज़रिए हमारे लिवर में जाता है, आप अगर देखेंगे कि हमने पढ़ते हुए देखा था कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लंग्स पिंक कलर के होते हैं, और जैसे बूढ़े होते हैं तो हम जब ऑटोप्सी करते हैं पोस्टमार्टम वगैरह, उसमें हम देखते हैं कि लंग्स काले हो जाते हैं, और ये काले इसी वजह से कि ये पोल्यूशन जो है वो हमारे लंग्स को काला कर देता है, कार्बन जमा कर देता है हमारे लंग्स में। इवन फिर सिगरेट स्मोकिंग वगैरह से भी हम अपने लंग्स को ख़राब कर लेते हैं। तो रोज़ा ये जो पोल्यूटेड लंग्स हैं इनको भी रोज़ा क्लियर करता है, आपके लंग्स में से ये पोल्यूशन को हटा देता है। यहाँ तक कि रोज़ा आपकी उम्र को भी दराज करेगा, आपकी उम्र भी बढ़ाएगी अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि आप रोज़े में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रूट्स, नॉर्मल दिनों में कई लोग ऐसे हैं कि फ्रूट्स खाते ही नहीं, लेकिन रोज़े में अक्सर लोग इफ्तार में फ्रूट्स खाया करते हैं, और ये फ्रूट्स आपकी उम्र को इस तरह से बढ़ाते हैं कि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो आपकी उम्र में भी दराजगी हो जाती है इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह। इससे हट के लैक्टेटिंग वुमेन्स भी रोज़ा रख सकते हैं, जो लोग दूध पिला रहे हैं उसमें दूध में कमी नहीं होती। जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि शुगर के पेशेंट्स भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो रोज़े से गुरेज करें। जो सिर्फ टैबलेट पे हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ वाले रोज़ा ना रखें। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट यानी जो लोग टैबलेट से हैं वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें, और वो आपके डोज एडजस्टमेंट करेंगे कि सहर में कौन सी गोली खानी है और इफ्तार में कौन सी गोली खानी है, और उसके हिसाब से आप रोज़ा ज़रूर रखें, जिससे आपका शुगर नॉर्मल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल चले जाएगा, आगे आने वाली बीमारियां जैसे हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़, ब्रेन डिसीज़, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इन तमाम बीमारियों से आप बचे रहेंगे। गौर करें कि बच्चे जब बीमार होते हैं, छोटे बच्चे, मासूम पीडियाट्रिक केसेस जब बीमार होते हैं, बुखार आ जाता है या खांसी वगैरह आ जाती है, वो कुछ खाते नहीं, वो लोग रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, और हम ज़बरदस्ती उनको खिलाकर उनको उल्टी करवा देते हैं। याद रखें, बच्चों से ये चीज़ सीखने की है कि वो लोग जब बीमार होते हैं और कुछ खाते नहीं, ये इसलिए क्योंकि उनका रिकवरी पीरियड बढ़ता है अगर वो भूखे रहते हैं तो, यानी भूखे, बीमारी में भूखे रहने से उनका बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत मिलती है, इसीलिए बच्चे कुछ नहीं खाते। और हम रोज़े में ज़्यादा खाते हैं, और तो आप ध्यान रखें कि रोज़े में कम खाएं, जो भी आपकी बॉडी की मौजूदा बीमारी है उससे आपको लड़ने में क़ुव्वत मिलेगी। इससे हटके मैं और एक चीज़ बता दूं कि स्मूथिंग करके एक प्रोसेस है जो यूरोप में चलाया जाता है। दिन भर बंदे को रोज़ा रखते हैं और शाम में उनको कुछ दालें और कुछ सिरल्स यानी हमारे जो गेहूँ और चावल, ये सब चीज़ें हैं, और कुछ मटन, इसको मिक्स करके खिलाया जाता है यूरोप में। और हमारे पास भी ये चीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली आ रही है, जिसे हम हलीम या हरीस कहते हैं। ज़रूर खाएं, इसमें आपको तमाम न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। यूरोप में ये चीज़ की जाती है जिसे स्मूथिंग कहा जाता है। दिन भर रोज़ा रखना और शाम में फिर उनको एक हरीस जैसी चीज़, दलिया जैसी चीज़ बना कर देना। वही चीज़ हम भी 1400 सालों से करते आ रहे हैं, जिसे हम हलीम कहते हैं। आप भी ज़रूर हलीम खाएं, लेकिन मक़दार ना बढ़ाएं। मक़दार बिल्कुल 100 ग्राम से 150 ग्राम, उससे ज़्यादा आप हलीम मत खाएं। खजूर काफ़ी बेहतरीन चीज़ है रोज़े में, जो कि हर कोई इस्तेमाल करता है। आप रोज़े के बाद भी इसे इस्तेमाल करें। इसमें पोटेशियम के साथ बी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, आयरन मौजूद है। पोटेशियम आपके बीपी को नॉर्मल रखेगा, बी कॉम्प्लेक्स आपको क़ुव्वत देगा, आयरन आपके हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करेगा। इंशाअल्लाह ऐसे अच्छे वीडियोज़ के साथ हम आगे भी इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।